गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर विजिट करें, सभी से जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी इस क्लास का महत्व पता चलेगा। सभी प्रश्नों में एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखेंगे, जितने भी जरूरी और आपके लिए लाभदायक होंगे। और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही क्लास से संबंधित कोई सुझाव और कोई बदलाव चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में करेंगे, उसका जरूर स्वागत किया जाएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट 3 months। व्हाट इज हिज नेम? हाल ही में अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी भारत के, इनका कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? सही जवाब है के वेणुगोपाल। वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल का कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए या उसके अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। के वेणुगोपाल को जून 2017 में भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 30 जून 2022 तक को समाप्त हो रहा था। अब इसलिए पुनः इनको अगले 3 महीने के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी? आइए इसको अब आसान भाषा में देखते हैं। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसके प्रमुख अधिवक्ता होते हैं। इस तरह से इस पर आधारित कई बार प्रश्न बन चुके हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। और भारत के अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए वे 5 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे होंगे या 10 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय के वकील या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे। 15वें वर्तमान जो अभी अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, ये 15वें क्रम के हैं। उन्हें 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि ये खुद अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इन्हीं के द्वारा नियुक्त किया गया था और वे 30 जून 2017 को अपनी सेवा शुरू किए थे। ये रहा अटॉर्नी जनरल के बारे में उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स। ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए अब ऑप्शन से इसी प्रश्न पर आधारित, क्योंकि ये प्रश्न नई नियुक्तियों से संबंधित है, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नई नियुक्तियां देखते हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। नितिन गुप्ता, इनको हाल ही में CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के अर्थात इसको हिंदी में क्या कहेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को। CBDT इसका स्थापना कब हुआ? 1944 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। दिनकर गुप्ता, इनको हाल ही में NIA अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है दिनकर गुप्ता को। NIA का स्थापना 2009 में और इसका भी मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट ऑप्शन है परमेश्वरन अय्यर, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको हाल ही में नीति आयोग के नए CEO नियुक्त किया गया है परमेश्वरन अय्यर को। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग, नीति अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को 2015 में मोदी जी के आने के बाद, वैसे तो वो 2014 में ही प्रधानमंत्री बने, उनके आने के बाद वर्ष 2015 में प्लानिंग कमीशन जो था हम लोग का अर्थात योजना आयोग, उसके जगह पर नीति आयोग को लाया गया। और थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन वर्तमान में जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के, वही होते हैं। तो फिलहाल मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो वाइस प्रेसिडेंट अभी इसके हाल ही में बने हैं, ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर सुमन बेरी, ये उपाध्यक्ष बने हैं। और ये हो गए परमेश्वरन अय्यर, इसके CEO, कार्यकारी अधिकारी। चलिए तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स
ऑप्शन से भी ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये परीक्षा उपयोगी लगे होंगे, पसंद आए होंगे। यदि आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें और लास्ट में इस क्लास को, इस सेशन को अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। जो लोग पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग केवल लाइक और शेयर कर देंगे, नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देंगे। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है इतना आप लोग जरूर सहयोग करेंगे टार एजुकेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है, ये तो थोड़ा हाईलाइट ही हो गया है, सही जवाब है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि सरकार उनका अल्पमत में था, बहुमत नहीं था उनके पास, इस कारण से। और फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले ही ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में। मुख्यमंत्री का पोस्ट अभी खाली हो गया, लेकिन मैं आपको जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय के अनुसार एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिला दिया गया है। तो ये न्यूज़ तो आज प्रश्न में नहीं बन पाया, लेकिन जानकारी मैंने आपको अभी ही इसका दे दिया। कल के न्यूज में ये जरूर आपको मिलेगा और डिटेल के साथ। महाराष्ट्र के राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर, ये भी आज ही के न्यूज में है, ये भी कल आपको एक दूसरे क्लास में मिलेगा, करंट अफेयर्स क्लास में। तो अभी नए बने हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर। ये सभी याद रखेंगे यहाँ से। चलिए अब देखते हैं प्रश्न पर ही आधारित इसी तरह के कुछ और हाल फिलहाल में जो न्यूज में रहे हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। मानिक साहा ये कौन है? तो ये त्रिपुरा के हाल ही में फिर से नए मुख्यमंत्री इसके बने हैं। त्रिपुरा के कौन? मानिक साहा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला है। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। ये कौन है? तो ये मणिपुर के फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। एन बीरेन सिंह मणिपुर राज्य का स्थापना कब हुआ है? 21 जनवरी 1972 में। और इसके राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। भगवंत मान, नेक्स्ट ऑप्शन है भगवंत मान। इनको हाल ही में ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है हाल ही में नई पंजाब में, उसी के द्वारा मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब राज्य का भगवंत मान। पंजाब के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, सभी लोग जानते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द नेम ऑफ औरंगाबाद हैज बीन चेंज टू व्हाट न्यू नेम बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है संभाजी नगर। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ऐसे उसके अलावा और भी नाम बदले गए हैं जो मैं आपको यहाँ से अब चर्चा करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। इसके साथ ही नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर दिवंगत डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। महाराष्ट्र के बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा था, मैं इसको रहने देता हूँ, आप इसको पुनः पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब ऑप्शन से हम लोग देखते हैं इसी तरह के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पर ही आधारित कुछ बदले गए नाम जो कि पीछे न्यूज में रहे हैं और आगे परीक्षाओं में आपके पूछे जा सकते हैं। रानी कमलापति, ये हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है। कहाँ है ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन? तो ये है मध्य प्रदेश में था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, अब इसका नाम हो गया रानी कमलापति। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है महेश नगर। ये हाल ही में एक रेलवे स्टेशन है मियाँ का बाड़ा, इसको मैं लिख देता हूँ मियाँ का बाड़ा। ये मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है, हॉल्ट है, इसका भी नाम बदलकर अब कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। और ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और इस राज्य का स्थापना कब हुआ है राजस्थान का? तो 30 मार्च 1949 में 1949 में। और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है राजस्थान के? तो वो हैं कलराज
मिश्रा। ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मड़ुआ डी। ये हाल ही में ये भी बनारस रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन का? तो यही मड़ुआ डी का नाम बदलकर अब कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। मड़ुआ डी का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सभी लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। तीसरे प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स आपको मिले। उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज मर्सर्स 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। हाल ही में जारी मर्सर के 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार कौन दुनिया का सबसे महंगा शहर है? सही जवाब है हांगकांग। हांगकांग जो है ये मर्सर के 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर बना हुआ है। बात करें इंडिया की तरफ से तो मुंबई जो अपना वाणिज्य राजधानी है, कमर्शियल कैपिटल जिसको कहते हैं मुंबई को भारत का, तो मुंबई सबसे महंगा भारतीय शहर है प्रवासियों के लिए। भारत की तरफ से देखा जाए तो भारत में सबसे महंगा शहर है मुंबई प्रवासियों के लिए। इसके अलावा और भी देखिए सबसे महंगा शहर तो पूरे विश्व में हांगकांग पहले स्थान पर, ज्यूरिख दूसरे स्थान पर और जिनेवा तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इसी तरह के कुछ और रैंकिंग हम लोग ऑप्शन के थ्रू देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षाओं के लिए आपको काफी महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान से देखिए। जयपुर ये न्यूज में क्यों है? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ये अपने ही देश में जयपुर, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहां पे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखा गया। यहाँ तो तीसरा सबसे बड़ा रखा गया है, तो पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व में कहाँ है? तो ये भी अपने इंडिया में गुजरात के गांधी नगर में है। गुजरात के बात करें अगर विश्व की पहली सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम तो गांधीनगर नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है, गुजरात में ही। और इसका नाम क्या है? तो पहले तो नाम तो इसका था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इसका कर दिया गया है नाम। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में अपने ही देश में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से मौजूद है। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है, जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। पहला हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में गुजरात का, दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, और तीसरा भी अपने इंडिया में ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका काम चल रहा है, आधारशिला रखा जा चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है वियना। ये न्यूज में क्यों है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी, इसको मैं लिख देता हूं, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, ये में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? अर्थात विश्व में सबसे अच्छे रहने योग्य सिटी कौन सा है, उसी का इंडेक्स है ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। सबसे अच्छे रहने योग्य शहर में इंडेक्स में पहले स्थान पर वियना है। और भारत की तरफ से देखें तो इसमें दिल्ली जो है 112वें स्थान पर है और मुंबई 117वें स्थान पर है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, और ये इंडेक्स जो है EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये 1 नंबर पर है वियना और भारत की तरफ से 112वें स्थान पर दिल्ली और मुंबई 117वें स्थान पर है। नेक्स्ट ऑप्शन है कायमकुलम। ये न्यूज में क्यों है? तो भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये कायमकुलम में हुआ है। कहाँ है कायमकुलम? तो ये केरल में है, केरला में है। चलिए, चौथे प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स मिले। नेक्स्ट देखते हैं 5वां प्रश्न। Recently, who has been elected as the head of GAIL India Limited, one of the largest gas companies in India? भारत के सबसे बड़े गैस कंपनियों में से एक गेल इंडिया के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है संदीप कुमार गुप्ता को। संदीप कुमार गुप्ता को गेल इंडिया का प्रमुख चुना गया है। इसके बारे में थोड़ी सी और जान लेते हैं। संदीप कुमार गुप्ता महेश जैन का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त को ही सेवानिवृत्त 31 अगस्त को ही, यहाँ 31 अगस्त नहीं होगा दोस्तों, 30 जून को, इसी 30 जून को ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो हो जाने के बाद अब यहाँ पे आ गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। गेल इंडिया लिमिटेड ये है क्या? गैस एजेंसी इतनी तो कंपनी है, तो ये तो आपने देखा। देखिए, सरकारी स्वामित्व वाली प्राकृतिक गैस खोजकर्ता और निर्माता है ये,
जो भारत में प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका मुख्यालय गेल भवन नई दिल्ली भारत में है और यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में आता है, काम करता है। चलिए इसी तरह के नई नियुक्तियों पर आधारित है ये प्रश्न, तो कुछ नई नियुक्तियां और देख लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, राजीव कुमार, इनको हाल ही में ECI इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है, तो ये राजीव कुमार को बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये हो गए राजीव कुमार, और चुनाव आयुक्त का पद देखें तो एक तो है अनूप चंद्र पांडे, लेकिन दूसरा जो एक और चुनाव आयुक्त होंगे ये पोस्ट अभी खाली है। देखिए आगे जब इस पर नियुक्ति होगी तो उसको भी हम लोग देखेंगे। चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो वो 25 जनवरी 1950 में, 1950 में, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली है। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। मुकेश आकाश अंबानी, इनको हाल ही में रिलायंस जियो जो आप लोग यूज कर रहे हैं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम का अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले मुकेश अंबानी थे इस पद पर, वो इस्तीफा दे दिए हैं और उन्हीं के पुत्र आकाश अंबानी अब रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन बन गए हैं। SS मुंद्रा, ये न्यूज में क्यों है, तो इनको हाल ही में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। SS मुंद्रा को BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया और भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी न्यूज में एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। BSE का स्थापना कब हुआ है, 9 जुलाई 1875 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, लोकेटेड कहाँ है ये, तो मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में, और चेयरमैन वही हो गए SS मुंद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डेज पर आधारित है। ऑन विच डे वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, हाल ही में किस दिन विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया है, तो इसका सही जवाब है 30 जून को, 30 जून को। प्रत्येक वर्ष क्षुद्र ग्रह के खतरनाक प्रभाव के बारे में जागरूकता अवेयरनेस बढ़ाने के लिए विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस अर्थात वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका थीम है इस बार, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस का विषय थीम क्या है इस बार, तो छोटा सुंदर है, अर्थात इंग्लिश में स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये इसका थीम है, याद रखेंगे। चलिए इसी प्रश्न पर आधारित प्रश्न ऑप्शन से कुछ डेज देख लेते हैं हम लोग। 21 जून को क्या मनाया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया है, तो ये 21 जून को मनाया गया है और इस बार इसका 8वां एडिशन था और अपने भारत में कर्नाटक के मैसूर में ये इसका आयोजन हुआ था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल भी हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मोस्ट इंपोर्टेंट इसका इस बार का थीम है, विषय है, क्या है, तो वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी अर्थात मानवता के लिए योग, ये इसका थीम है, याद रखेंगे। 28 जून को क्या मनाया गया है, तो हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया है 28 जून को। बीमा के बारे में, बीमा की उपयोगिता, इसके लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जून को मनाया जाता है। बीमा से संबंधित बातें हुई हैं, तो देखिए भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, उसको रेगुलेट कौन करता है, किसके अंडर में देखरेख में काम करता है वो, तो वो है IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंडर में IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है हैदराबाद और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1999 में, और इसके चेयरमैन कौन है, तो वो हैं देवाशीष पांडा। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। 16 जून को क्या मनाया गया, तो हाल ही में विश्व समुद्री कछुआ दिवस मनाया गया है 16 जून को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विश्व समुद्री कछुआ दिवस कहा जाए, समुद्री कछुआ दिवस, तो वो 16 जून को। और कहा पूछा जाए केवल विश्व कछुआ दिवस इतना पूछा जाए तो ये मनाया जाता है 23 मई को, 23 मई को, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस और 16 जून को विश्व समुद्री कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7वां प्रश्न। बाई विच नेम हैज इंडिया रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे शॉर्ट में हिट कहते हैं, HEAT हिट। तो हाल ही में भारत के द्वारा किस नाम से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया गया है, सही जवाब है अभ्यास। अभ्यास नाम से ये लॉन्च किया गया है, DRDO और एक और कंपनी के सहयोग से इसको बनाया गया है।
और इसको उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से इसको सफल इसका परीक्षण किया गया है। आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे, चांदीपुर एकीकृत इंटीग्रेटेड जो टेस्ट रेंज है वो कहाँ है, तो ये ओडिशा में है। ये भी एक अपने आप में अलग से प्रश्न है। इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक हवाई लक्ष्य के रूप में किया जा सकेगा और इसे एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO के द्वारा बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। DRDO की बात हुई है तो देखिए इसके बारे में भी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1958 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है और चेयरमैन इसके DRDO के G सतीश रेड्डी हैं। चलिए ऑप्शन से इसी तरह के कुछ हाल फिलहाल में जो टेस्ट हुए हैं, परीक्षण हुए हैं, वो देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए भी हैं। ये फूजियान, ये क्या है, तो ये हाल ही में चीन के द्वारा फूजियान नामक शक्तिशाली विमान वाहक पोत लॉन्च किया गया है, उसी का नाम है फूजियान। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन में मुद्रा क्या चलता है, तो युआन या रेनमिनबी चलता है और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे, तो शी जिनपिंग है, वहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में है। चलिए अग्नि 4 ये क्या है, तो हाल ही में DRDO के द्वारा डिजाइन और भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा निर्मित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, अपने देश के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है अग्नि 4। DRDO के बारे में भी जस्ट मैंने ऊपर बता दिया है, नहीं तो यहाँ फिर से मैं बता देता। चलिए शाहीन 3, शाहीन 3 ये क्या है, तो ये हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किस देश के द्वारा, तो पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो वो है इस्लामाबाद और मुद्रा वहाँ पे पाकिस्तानी रुपी चलता है। और वर्तमान में वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, नए बने हैं हाल ही में, क्योंकि क्रिकेटर इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ा था। नए प्रधानमंत्री वहाँ पे अभी बने हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति पहले से वहाँ पे हैं, कौन है, वो है आरिफ अलवी। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, इस आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, टार एजुकेशन पे पहले से बहुत सारे टॉपिक वाइज क्लास कराए जा चुके हैं और आज से कल में बहुत सारे टॉपिक वाइज क्लास फिर से लास्ट 6 मंथ के पूरा अप टू डेट आज तक का अपलोड किए जाएंगे और कुछ लाइव भी आएंगे, कुछ स्ट्रीमिंग भी होंगे। तो पहले से जो है उसको देखिए, अभी जो कराया जा रहा है आजकल में वो सब भी देखिए और पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि टार एजुकेशन का फैमिली और एक्सपेंड हो और प्रोत्साहित होकर इससे भी अच्छा करने का हम लोग प्रयास करें। साथ में उसमें कुछ आपका सुझाव या अन्य किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं, उसका भी इंतजार रहेगा। चलिए अब कुछ प्रश्न यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन चलेंगी, तो इसका टारगेट रखा गया है 2026-27 तक। नीति आयोग का एक रिपोर्ट के अनुसार कहना है कि 2026-27 तक 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन चलने लगेंगी देश में। ये इसका नीति आयोग का एक रिपोर्ट है। इसके अलावा नीति आयोग और प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान का आकलन परिषद के द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुआ है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का फोरकास्टिंग पेनिट्रेशन, ये रिपोर्ट का नाम है। ये भी कभी कभी डीप अगर जाता है एग्जाम तो पूछ लिया जाता है इस तरह के रिपोर्ट का नाम और रिपोर्ट किसने जारी किया है, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2028-29 तक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 220 लाख यूनिट के पार हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट में। यह रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग ने कि 2026 तक दोपहिया वाहन 100% भारत में चलने लगेंगी। नीति आयोग ने जारी किया है, तो वैसे तो मैंने इसके बारे में ऊपर बताया है, फिर से देख लीजिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना 1 जनवरी 2015 में और इसके चेयरमैन वर्तमान में जो भी PM होते हैं प्रधानमंत्री भारत के वही होते हैं, तो अभी नरेंद्र मोदी हो गए। और वाइस चेयरमैन कौन है अभी, तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं, ये हाल ही में ये भी बनी है। और CEO कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर, ये भी बिल्कुल नए बने हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल का उद्घाटन किया गया है, तो T-Hub 2.0। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव, इनके द्वारा देश के अग्रणी नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक T-Hub 2.0 का उद्घाटन किया गया है और यह सुविधा 5,82,689 वर्ग फुट के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ एक ही छत के नीचे 2000 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन करेगी। ये T-Hub 2.0 जो उद्घाटन किया गया है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर भी बन जाएगा।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इसे तेलंगाना में लॉन्च किया है। तो देखिए तेलंगाना के बारे में, राजधानी तेलंगाना का हैदराबाद है। इस राज्य का स्थापना 2 जून 2014 में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और इसके राज्यपाल गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली वेल नोन मलयालम एक्ट्रेस हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हर नेम? हाल ही में जाने माने मलयालम अभिनेत्री का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो अंबिका राव। ये मलयालम अभिनेत्री थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 58 वर्ष की मात्र थी। इनको कोविड-19 का कुछ प्रॉब्लम था, साथ में उसी समय इनको कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आया, जिसके कारण इनका निधन हो गया है। और अंबिका राव को कुंभलुंगी नाइट्स में 2 बेटियों की विधवा मां के रूप में उनकी भूमिका के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इतना जरूर याद रखेंगे, मलयालम अभिनेत्री थी अंबिका राव, ये इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय छात्रों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति पेशकश करने का घोषणा किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भारत की स्वतंत्रता जो हम लोग 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में भारतीय छात्रों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति पेशकश करने का घोषणा किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने किया है। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, मुद्रा वहां पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है और प्रधानमंत्री वर्तमान में बोरिस जॉनसन है। ये हाल ही में इंडिया के ऑफिशियल विजिट पर, यात्रा पर भी आए भी थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना होगा। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब पिछले क्लास में हमने दिया था। उम्मीद करता हूं आप लोग को याद होंगे। यदि नहीं याद है तो पिछली क्लास देखें या पुनः गूगल सर्च कर लें और याद भी कर लें और कमेंट में इसका जवाब अवश्य दें, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। क्योंकि कुछ भी लिख जो आप देते हैं तो वो लगभग हमेशा एटलीस्ट एग्जाम तक के लिए तो जरूर याद हो जाते हैं। आप इसके अलावा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली क्विज, करंट अफेयर्स, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, इसके लिए जीके के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, सभी के लिए आप विजिट कर सकते हैं टार एजुकेशन का वेबसाइट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या गूगल सर्च में केवल टार एजुकेशन ऐसे करेंगे, टार एजुकेशन अर्थात टारगेट ऑलराउंडर एजुकेशन है, उसी को शॉर्ट में टार एजुकेशन इसको रिब्रांड किया गया है, तो सर्च करेंगे तो भी आपको पहले नंबर पर ही वेबसाइट आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो अब तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। और अब समय आ गया है, मात्र कुछ सेकंड्स देकर आप अपना इस सेशन को जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले कोई भी क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले और निश्चित रूप से आपको ही मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।